गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोग कल पढ़े थे इससे पहले वाली क्लास में मोल अंश या मोल प्रभाज का नियम। उसके बाद आता है हम लोगों का संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर अधिक विलय की मात्रा को नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। अंतर भी आ सकता है 1-2 नंबर में। संतृप्त विलयन कहलाता है, अपोजिट है भाई। संतृप्त विलयन में कहलाता है। संतृप्त विलयन की क्या कंडीशन है? संतृप्त विलयन में दिए गए ताप और दाब पर अधिक विलय की मात्रा नहीं घोली जा सकती। लेकिन असंतृप्त विलयन की बात करेंगे तो इसमें ऐसा विलयन, बस वही चीज है जिसमें दिए गए ताप और दाब पर अधिक विलय को क्या कर सकते हैं? अधिक विलय को घोला जा सकता है, घोला जा सकता है असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त असंतृप्त में अंतर भी क्लियर हो गया होगा, डिफिनीशन भी। फिर से एक बार, ऐसा विलयन जिसमें दिए गए ताप और दाब पर अधिक विलय को नहीं घोल पाएंगे तो संतृप्त विलयन, अगर अधिक विलय को घोल देंगे तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, अब हेनरी का नियम। हेनरी का नियम द्रव की, ये भी पूछा गया भाई, द्रव की गैस में विलेयता की व्याख्या करता है। द्रव की गैस में विलेयता की व्याख्या करता है। तो हेनरी का नियम किसकी व्याख्या करता है? द्रव की गैस में विलेयता की व्याख्या के संबंधित नियम हम लोगों का कौन सा नियम है? गैस की द्रव में विलेयता है। गैस की द्रव में विलेयता से जो व्याख्या करेगा उस नियम को हम लोग कौन सा नियम कहेंगे? हेनरी का नियम कहते हैं। अब हेनरी का नियम क्या होता है? अब नियम कभी भी लिखिए तो डैश करके इस नियम के अनुसार, नियम लिखने का तरीका, इस नियम के अनुसार डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, गैस का वाष्प दाब, और बाकी नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। गैस का वाष्प दाब मोल अंश या मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, देखिए इसका क्या मतलब हुआ? वाष्प दाब को हम लोग लिख सकते हैं P, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल अंश का सिंबल क्या लिखेंगे? कैपिटल X। तो P नियतांक यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा, नियतांक आएगा। अब हेनरी है तो हेनरी का X से लिखा जाएगा, तो नियतांक क्या होगा? KH। तो P बराबर KH इंटू X से ही हम लोगों का क्या है? हेनरी का नियम। वाष्प मोल अंश या मोल प्रभाज के क्या हुआ? समानुपाती होता है या बराबर। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, तो P बराबर हेनरी नियतांक KH। जहां नियम पूरा ऐसे लिखेगा, जहां P बराबर वाष्प दाब या आंशिक दाब भी कहा जाता है, आंशिक दाब, KH हेनरी नियतांक, और कैपिटल X बराबर हम लोगों का इसमें क्या है? मोल अंश, ना कि मोल। ठीक, क्लियर हुआ होगा। हेनरी का नियम पूछा गया है एक आध बार। उसके बाद हेनरी के नियम के बाद आता है हम लोगों का हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। अब इसकी सीमाओं में हेनरी का नियम निम्न दाब और उच्च दाब पर, अगर पहला पॉइंट हेनरी का नियम, 2 पॉइंट है इसमें। हेनरी का नियम निम्न दाब
और उच्च ताप होने पर लागू होता है। ठीक, हेनरी का नियम कहाँ लागू होगा? निम्न दाब और ताप क्या होना चाहिए, और उसके बाद इसमें जब कहाँ लागू होगा? गैस की, एक और पॉइंट है, गैस तथा विलायक के बीच, गैस तथा विलायक के बीच क्रिया नहीं होनी चाहिए, तब लागू नहीं होनी चाहिए। देखिए, सीमाएं का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन, ये कहाँ तक लागू हो सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें हेनरी का नियम अप्लाई करना है तो वहाँ दाब हमेशा लो प्रेशर होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई, तभी हम लोगों का हेनरी का नियम वहाँ पे अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज हेनरी का नियम अप्लाई नहीं होगा। जैसे पूछ ले, निम्न ताप पर हेनरी का नियम लागू हो सकता है या नहीं, तो निम्न ताप पर हेनरी का नियम नहीं लागू होता। दूसरा है, गैस तथा विलायक के बीच क्रिया नहीं होनी चाहिए। अब विलय विलायक आप लोगों को बताया जा चुका है, तो जो गैस पार्टिकल हैं वो अगर विलायक से क्रिया कर लेंगे तो वहाँ पे हेनरी का नियम क्या होगा? नहीं लागू होता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हम लोगों का वाष्प दाब, लेकिन वाष्प दाब पढ़ाएंगे नहीं। उसके बाद है राउल्ट का नियम, जो कि इम्पोर्टेंट है। राउल्ट, बाकी नोट्स में आप लोगों को सारी चीजें लिखी हुई टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो नोट्स लेने के लिए आप लोग, या नोट्स का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसके लिए आप लोग इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, उससे आप लोग देख सकते हैं। तो इस एक हेडिंग और भी है, लेकिन वास्तव पूछी नहीं जाती ना, उसका कोई काम है। और यहाँ पे जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं का डिस्कशन करेंगे, सब एक तरफ से चीज़ों का डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, देखिए नियम लिखना है, तो इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल प्रभाज के, मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन देखिए, आपेक्षिक अवनमन का मतलब अवनमन में अंतर, इसके वाष्प दाब में जो परिवर्तन होता है विलय से, जब वाष्प में परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए कोई गैस है, गैस का वाष्प में परिवर्तन होगा तो उसके बीच कुछ ना कुछ वाष्प के बीच क्या होगा? अंतर होगा दाब के बीच, तो इसी अंतर को वाष्प दाब का क्या कहते हैं? आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P नॉट माइनस PS, मतलब P प्रारंभिक, नॉट का मतलब जहां से कोई चीज शुरू हो रही है, S का मतलब यहाँ पे है सॉल्वेंट, ठीक, अपान P नॉट बराबर किसके? मोल अंश को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल X, आगे तोड़ेंगे तो P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। अब मोल अंश में जैसे विलयन है हम लोगों का, तो विलयन में दो चीजें होंगी, एक तो होता है विलय और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। तो जब विलय होगा और विलायक होगा तो दिन दोनों का हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? मोल अंश। अब यहाँ पे P1 का निकालना है तो क्या लिखेंगे? विलय का तो स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N लिख सकते हैं। तो यही हम लोगों का क्या है? राउल्ट का नियम है। फिर से देखिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया राउल्ट का नियम तथा इसके सीमाएं लिखिए। तो राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल अंश के क्या होता है? बराबर होता है।
वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान प्रारंभिक और सॉल्वेंट के बीच, या जब किसी गैस को हम लोग क्या बनाते हैं, वाष्प देकर दाब देकर किसमें बदलते हैं, वाष्प में बदलते हैं, तो उनके बीच जो डिफरेंस आता है इसी को हम लोग वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान कहते हैं। अब P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर मोलन्स एक्स P नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, यहाँ पे लिख लीजिए, ये किसके बराबर होगा, स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब इसमें स्मॉल एन क्या है, मोल, और ये भी मोल है, और कैपिटल एन किसका, विलायक का। स्मॉल एन जो है विलय के और कैपिटल एन हम लोगों का विलायक का मोल है। इसके बाद देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं। फिर इसमें भी सीमाएं, लिमिटेशन। लिमिटेशन में ये कहाँ कहाँ लागू होगा, यह नियम अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले तब फिर बताएं। दूसरा बस मेनली एक ही है, दूसरा लिख सकते हैं ये मोल प्रभाज के बराबर के बराबर ये मोल प्रभाज के क्या होता है। देखिए सीमाओं में पहला पॉइंट ये अवाष्पशील विलयन पर लागू होता है। अवाष्पशील विलयन मतलब जिस विलयन में वाष्प नहीं बनती। अगर वाष्प पूछा जाए राउल्ट का नियम वाष्पशील विलयन पर लागू होगा तो वाष्पशील विलयन पर नहीं लागू होगा, केवल अवाष्पशील। और दूसरा पॉइंट ये मोल प्रभाज के क्या होता है, या मोल अंश के बराबर होता है हमेशा। नेक्स्ट आइए हम लोगों का है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श, सबसे पहले देखते हैं आदर्श विलयन। अंतर भी आता है इसमें, इसको भी स्टार बना लीजिए, राउल्ट का नियम भी स्टार बना लीजिए। आज हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। एक हेनरी का नियम हम लोग पढ़ चुके, संतृप्त असंतृप्त विलयन पढ़े, उसके बाद फिर राउल्ट का नियम पढ़े। अब पढ़ना है आदर्श अनादर्श विलयन। विलयन देखते जाइए हर टाइप का, आदर्श अनादर्श। आदर्श विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन। और उसका अपोजिट अनादर्श विलयन। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते क्या कहलाएंगे, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाएंगे। जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हम लोगों का क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब जैसे आदर्श विलयन का एग्जाम्पल है हम लोगों का बेंजीन और टॉल्यूइन। बेंजीन और टॉल्यूइन, और इसका एग्जाम्पल है जल और एथेनॉल। ठीक, ये हो गया। अब इसमें अंतर पूछा जा सकता है, तो अंतर देख लीजिए, 2 से 3 नंबर में अंतर भी आता है। अंतर कैसे लिखेंगे, अंतर में भी वही चीजें हैं,
कोई खास नहीं है। एक बार समझा दे रहे हैं अंतर कैसे लिखना, देखिए अंतर आएगा तो एक होगा आदर्श विलयन, दूसरी तरफ अनादर्श विलयन। समझा दे रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, आदर्श विलयन क्या होंगे? ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। इधर लिखेंगे ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट, जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन, बेंजीन और टॉल्यूइन के विलयन क्या है? आदर्श विलयन है। इधर जल और इथेनॉल का विलयन किसका एग्जाम्पल है? अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल है। थर्ड पॉइंट, इनके विलयन का कुल आयतन सभी घटक के आयतन के योग के बराबर होता है। इसमें लिख सकते हैं इनके विलयन का कुल आयतन सभी घटक के आयतन के योग के बराबर नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग अणुओं के गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना पढ़ेंगे। 2 क्लास और हम लोगों की इसमें लगेंगी। एक लेक्चर में हम लोग पूरा आणविक द्रव्यमान, अणुओं के गुणधर्म पूरा पढ़ डालेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम लोग इसका पूरा प्रसारण दाब या विसरण किसे कहते हैं, इन सब प्रोसेस को समझेंगे। 2 से 3 क्लास, एक क्लास आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल की प्रीवियस ईयर रखी जाएगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसका बोर्ड आप लोगों को पीडीएफ के लिए इसका टेलीग्राम चैनल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उससे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि बोर्ड पे सारी चीज़ें नहीं कराई जा रही हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही कराई जा रही हैं और नोट्स में सारी चीज़ें हैं। थैंक यू क्लास।